हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 12th क्लास के लिए जो बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम आरबीसी के हैं उनके लिए मैंने चैप्टर वाइज और उन चैप्टर में भी टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ओवरऑल पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही है, लेकिन एंड मोमेंट पे किन टॉपिक्स को बार बार आपको अच्छे से रिवाइज करना है कि कम से कम ये टॉपिक तो आपके दिमाग से बिल्कुल नहीं निकलने चाहिए। तो एक लिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखी है बेटा, चैप्टर वाइज, और उसमें चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये तो आपको बेटा घोल कर पी जाना है, ठीक है ना। इनको तो अच्छे से कर लो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सामने 6 चैप्टर है और उसके आगे के चैप्टर अपन अभी नेक्स्ट उसमें देखते हैं स्लाइड में। पहले अपन फटाफट से देखते हैं कि पहला चैप्टर हमारे पास में विद्युत क्षेत्र और आवेश वाला जो होता है वो है। मैंने सिर्फ विद्युत क्षेत्र लिख रखा है, चैप्टर के पूरे पूरे नाम नहीं लिखे मैंने, ठीक है ना। आपको सबको पढ़ा हुआ है, आपने पूरे साल भर पढ़ा हुआ है, सबको पता होगा। देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र में इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, ठीक है। हमने द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था, तो द्विध्रुव के बारे में पढ़ना है। द्विध्रुव पे कितना बलागुण कार्य करता है वो देखना है, ठीक है। इसके अलावा हमने इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक पढ़ा था गॉस का नियम, है ना, गॉस का नियम बोलते हैं इसको, गॉस का नियम बोलते हैं। उसके हमने अनुप्रयोग पढ़े थे बेटा। तो 3 अनुप्रयोग उसके अंदर थे हमारे पास में, है ना। एक वायर वाला था, एक शीट वाला था और एक गोले के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, गोलों के बारे में पढ़ा था। तो ये आपको उसमें तीनों के व्युत्पन्न अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। तो इनको तो अच्छे से रट लेना। ऐसे सेकंड वाला जो चैप्टर है हमारा विभव और संधारित्र, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा समविभव पृष्ठ के बारे में। दूसरा आएगा हमारे पास में जितनी भी आवेश होती है उनकी स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाली जाती है। हमने पढ़ा था कि निकाय जो होते हैं, आवेशों का जो निकाय, निकाय का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा आवेश आपस में मिल जाते हैं तो उनकी एक निकाय का निर्माण करते हैं। उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी उसके बारे में हमने वहां पे व्युत्पन्न पढ़ा था, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल। तो ये जो एक ऐसा टॉपिक है इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है वहां पे, K/Q1/Q2/R। तो ये K/Q1/Q2/R वाले सूत्र के न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं। यहाँ तो व्युत्पन्न तो सीखना ही सीखना है, लेकिन न्यूमेरिकल भी करने हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी चैप्टर में अपन संधारित्र के बारे में पढ़ते हैं। तो संधारित्र में काफी सारी चीजें हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, है ना। उसके जो सूत्र होते हैं कि C = ε0A/d, है ना। इसके अलावा वहां हमने पढ़ा था संधारित्र में संचित ऊर्जा, आखिरी टॉपिक था चैप्टर का। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। इसके अलावा थर्ड चैप्टर देखें विद्युत धारा, उसमें अपन ने अपवहन वेग के बारे में पढ़ा है। तो अपवाह वेग जो होता है उससे संबंधित चीजें जितनी भी हमने उसमें पढ़ रखी है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ा था, प्रतिरोधकता के बारे में हमने पढ़ा कि प्रतिरोधकता किस किस पर निर्भर करती है, ठीक है, वो आपको देखना है। इसके अलावा प्रतिरोधकता में बात करें तो हमने वहां पे देखा था कि प्रतिरोधकता या प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ना। तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता बढ़ती है कि कम होती है। हमने 3 चीजें पढ़ी थी उसमें, चालक, अर्धचालक और मिश्र धातु के बारे में पढ़ा था। तीनों के ग्राफ बनाए थे, तो वो चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़नी बेटा, है ना। इसके अलावा उसका जो अल्फा निकालते हैं उसमें तापीय गुणांक जो होता है उसका व्युत्पन्न इंपॉर्टेंट है बेटा, अल्फा का मान, ठीक है। इसके अलावा किरचॉफ के नियम अपन इसमें पढ़ते हैं। 2 नियम है, दोनों के बारे में आपको बताना चाहिए कि वो नियम किस पर आधारित होते हैं, कौन सा आवेश संरक्षण पर आधारित है और कौन सा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसके अलावा व्हीटस्टोन सेतु, इसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें अपने कर रखी क्लास में, अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ देखें चौथा चैप्टर जो हमारे पास में गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के बारे में। इसमें सबसे पहले एक तो आपको पढ़ना है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति किस प्रकार से होती है। हमने वहां पे 3 केस पढ़े थे, 0 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला और थीटा एंगल पे, है ना। जिसमें अपन पढ़ते हैं सीधी रेखा में चलता है, वृत्ताकार पथ होता है और एक हेलिकल पथ बनता है। हेलिकल के तो सर्पिलाकार जिसको अपन बोलते हैं, सर्पिलाकार पथ में आवेश गति करता है। इसके अलावा वो जब वो गति करता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, चुंबकीय बल लगता है। तो आवेश पर चुंबकीय बल कितना लगता है उसका भी सूत्र अपन ने वहां देखा था। तो चुंबकीय बल कब 0 होगा, कब अधिकतम होगा, सूत्र क्या होता है, Fm = QVB sin थीटा, हमने देखा था, उसके बारे में पढ़ना है आपको। दूसरा है कि हमने देखा था कि 2 समांतर धारावाही तार है ना, वायर है, उनके दोनों में धारा चल रही है, दोनों को d दूरी पर रख रखा है। तो बताओ एक दूसरे के ऊपर आकर्षण का बल लगाएंगे कि प्रतिकर्षण का लगाएंगे, और जो बल लगेगा उसका मान कितना होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। एक हमने उसमें टॉपिक देखा था बहुत इंपॉर्टेंट, चल कुंडली धारा मापी, जिसको हम बोलते हैं बेटा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है हमारे पास में वो कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, और इसके अलावा उसका रूपांतरण किसके अंदर, एमीटर में और वोल्टमीटर में किस प्रकार से किया जाता है, वो अभी आपको देखना है। अच्छे से रटना बेटा, इनको तो रटना ही है, बाकी आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो तो पढ़नी है, इनको तो अच्छे से रट लेना। चुंबकत्व वाला चैप्टर जो था हमारे पास में, उसमें छड़ चुंबक के बारे में पढ़ना है कि छड़ चुंबक की क्या क्या गुण होते हैं, छड़ चुंबक के बारे में जितनी बातें हमने लिखा रखी है, चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जाता है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, वो चीजें पढ़नी है। इसके अलावा उस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय वालों के जो
अंतर थे वो सारे आपको अंतर याद होने चाहिए। कम से कम 6-7 अंतर हमने हर किसी में लिखा रखे हैं, तो वो आपको अंतर पता होने चाहिए। 6th के अंदर हमारे पास में विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक बहुत छोटा और इजी चैप्टर है ये। इसमें आपको लेंज का नियम पता होना चाहिए। क्या बताता है लेंज का नियम? कि जो नई धारा प्रेरित होती है उसकी दिशा कैसे निकाली जाती है। फेराडे का नियम क्या बताता है? फेराडे का नियम कि जो धारा प्रेरित होती है किस प्रकार से प्रेरित होती है, या अपन ऐसे बोले कि विद्युत वाहक बल कैसे आता है। ठीक है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। अब इसके बाद हमारे पास 7 चैप्टर आता है, तो एक बार फटाफट से 7 चैप्टर को देखते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं अपन। ठीक है बेटा, तो अब 7 चैप्टर देखो बेटा। 7 चैप्टर हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा वाला। ठीक है, इसमें देखो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीआर परिपथ, पढ़ रखा है अपन ने, बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। तीनों केस पता होना चाहिए, वीएल बड़ा है वीसी से, वीसी बड़ा है वीएल से, दोनों बराबर है, अनुनाद की स्थिति। ठीक है, एलसीआर परिपथ। इसके अलावा उसमें शक्ति, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति कैसे निकाली जाती है उसका व्युत्पन्न भी याद करना है आपको। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर जो पढ़ा था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए दक्षता तक। ठीक है ना, कि उसकी दक्षता कैसे निकाली जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें विस्थापन तार के बारे में पढ़ा, उसका सूत्र पढ़ा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज हमारे पास में जो है वो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी भी तरंगे हमने पढ़ी थी उन सभी के उपयोग आपको पता होने चाहिए, है ना। कैसे पैदा हो रही है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उपयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है वो आपको पता होने चाहिए, है ना। कम से कम 3 उपयोग आप पता रखें उसके। ठीक है, इसके अलावा किरण प्रकाश वाला चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा गोलीय सतह से अपवर्तन, जिसका व्युत्पन्न आपको आना चाहिए। दूसरी चीज है कि उसके आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। साथ में हमारे पास में प्रिज्म में हमने पढ़ा था, है ना, उसके प्रिज्म के न्यूमेरिकल हमारे पास में आते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसके अंदर हमारे पास में हो सकता है जो अपवर्तनांक हमने पढ़ा था, अपवर्तनांक और मिनिमम विचलन यानी न्यूनतम विचलन वाला जो संबंध देखा था म्यू का, वो उस वाले सूत्र पे काफी सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा प्रकाशिक उपकरण, जिसमें हमारे पास में सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी आएंगे। किसी एक का क्वेश्चन आ सकता है ना, किसी का भी आएगा, और न्यूमेरिकल उस पे डेरिवेशन आपको वहां पे पूछ सकता है। तो डायग्राम बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वहां डायग्राम बनाना आना चाहिए, नंबर मिलेंगे डायग्राम के, है ना। तो प्रकाशिक उपकरण में दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी के अंदर आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए और उसके व्युत्पन्न आना चाहिए। ठीक है, तरंग प्रकाश वाला चैप्टर जो हमारे पास में, उसमें हमने देखा था हाइगेन्स का नियम देखा था। उस हाइगेन्स के नियम में हमने परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ा था तरंग सिद्धांत के द्वारा, दोनों के व्युत्पन्न करे थे हमने। ये परावर्तन और अपवर्तन किरण प्रकाश की में भी पढ़ रखा है, लेकिन इंपोर्टेंट जो है वो है तरंग प्रकाश की में, उसका व्युत्पन्न। ठीक है ना। इसके अलावा हमने यंग का द्विजुरी प्रयोग करा है। ठीक है, अभी हमारे कोर्स में यंग के द्विजुरी प्रयोग में और ये जो विवर्तन वाला टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है ना, इसमें व्युत्पन्न कम कर रहे हैं लेकिन न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको व्यतिकरण को पढ़ना है, यंग का द्विजुरी प्रयोग पढ़ना है, विवर्तन वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। इनके फॉर्मूले याद रखने हैं कि स्लिट यानी झिर्री की मोटाई कैसे निकाली जाती है, बीटा का मान क्या होता है, वाई कैसे निकाला जाता है, चमकीली फ्रिंज के लिए और काली फ्रिंज के लिए उसका सूत्र क्या होता है, चाहे वो व्यतिकरण में हम बात करें चाहे हम वो विवर्तन में बात करें। देखो व्यतिकरण के अंदर भी वो निकाला था यंग ने, वाई का सूत्र है ना कि काली फ्रिंज चमकीली फ्रिंज कहाँ बनेगी, वो व्यतिकरण के थ्रू है, यंग ने समझाया। और वही काली फ्रिंज चमकीली फ्रिंज जो थी वो हमने विवर्तन में भी पढ़ी थी, और वो समझाया था किसने, फ्रोनहोफर ने। ठीक है ना, फ्रेनल और फ्रोनहोफर 2 साइंटिस्ट है, लेकिन हमारे कोर्स में फ्रोनहोफर वाला है। ठीक है, अच्छा, उसके आंकिक प्रश्न यानी सूत्र याद होंगे तो अपने आप आंकिक प्रश्न हो जाएंगे, आपसे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। फिर हमारे पास में आता है बेटा द्वैत प्रकृति, किसकी, प्रकाश की द्वैत, जो अपने पास प्रकाश यानी विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है वो हमने पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। आइंस्टीन की अपनी समीकरण पढ़ी थी, इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है ना, उस चैप्टर में हमने काफी सारे ग्राफ बनाए थे बेटा, है ना। उन ग्राफ के बारे में आपको बताना चाहिए, गतिज ऊर्जा और आवृत्ति, गतिज ऊर्जा और लैम्डा 1/, लैम्डा। इसके अलावा हमने वहां पे तीव्रता का ग्राफ बनाया था, हमने वहां पर प्रकाश धारा और विभव के मध्य ग्राफ बनाया था, प्रकाश धारा और विभव जो इसमें निरोधी विभव की हमने बात करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो। इसके अलावा हमने डी ब्रोगली की जो परिकल्पना पड़ी थी, जिसने बताया था कि द्रव्य के पास में भी तरंग प्रकृति होती है, तो वो द्रव्य की तरंग प्रकृति जो है वो आपको पढ़नी है। वहां पे लैम्डा के सूत्र देखे थे, हमने 4-5 सूत्र देखे थे लैम्डा के, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा परमाणु वाला जो चैप्टर है, स्पेलिंग का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, हो सकता है मात्राएं उल्टी सीधी लगा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परमाणु वाला जो चैप्टर है उसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे कि एक तो अपन ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग देखा था रदरफोर्ड का, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। उसके क्या क्या हमने क्या कहते हैं उसको,
कमियां देखी थी, कहाँ कहाँ पे उसको उपयोग किया गया है, उससे क्या क्या निष्कर्ष निकले से ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे रदरफोर्ड वाले में पढ़नी है। उसके ऊपर थॉमसन और डॉल्टन को आप छोड़ देंगे तो कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रदरफोर्ड को पढ़ेंगे, रदरफोर्ड और साथ में पढ़ेंगे बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के अंदर हमने देखा था परिकल्पनाएं देखी थी, हमने उसके अनुप्रयोग देखे थे। अनुप्रयोग कौन से थे? त्रिज्या, वेग, ऊर्जा, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके अलावा उसकी कमियां देखी थी। ठीक है, तो 2 3 4 कमियां आपको इसकी याद रखनी है। नाभिक वाला चैप्टर, इसमें आपको द्रव्यमान क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का ग्राफ हमने बनाया था, वो आपको देखना है। ठीक है, नाभिकीय बल, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि नाभिकीय बल कहाँ कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा नाभिकीय विखंडन और संलयन का थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए कि नाभिकीय विखंडन कहाँ होता है और नाभिकीय संलयन कहाँ होता है और होता क्यों है, क्योंकि वो नाभिक जो होते हैं वो स्थायित्व को प्राप्त होना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं, इसलिए संलयन और विखंडन जैसी अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाती है। अर्धचालक जो है हमारा चैप्टर, आखिरी चैप्टर जो है, उसमें हमने पीएन संधि के बारे में पढ़ा था। पीएन जंक्शन जिसको बोलते हैं, वो संधि आपको पता होनी चाहिए। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पीएन संधि में अपन पढ़ते हैं बेटा 2 प्रकार की धाराएं चलती है, विस्थापन धारा और अपवाह धारा, जिसको अपवहन धारा भी बोलते हैं। तो ये विस्थापन धारा कैसे पैदा होती है और अपवहन धारा कैसे पैदा होती है, ठीक है ना, कौन से हैं जो बहुसंख्यक पैदा करते हैं और कौन है जो अल्पसंख्यक धारा को पैदा करते हैं, वो आपको पता होना। अल्पसंख्यक है कौन, मतलब अल्पसंख्यक कौन सी धारा को पैदा करते हैं, ठीक है ना, तो पीएन संधि में वो पता होना चाहिए। इसके अलावा अर्धचालक डायोड में हमने अर्धचालक डायोड पढ़े थे हमने, ठीक है ना, जिसमें अग्र अभिनति और पश्च अभिनति हमने पढ़ा था। ठीक है ना, इसके अलावा उनके अभिलाक्षणिक वक्र हमने पढ़े थे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभिलाक्षणिक वक्र आपको बनाना आना चाहिए बेटा, अग्र अभिनति का और पश्च अभिनति का। इसके अलावा लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था दिष्टकारी। दोनों प्रकार के दिष्टकारी आपको याद होनी चाहिए, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमारा ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर के टॉपिक्स है, मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा सा एक क्लियरिटी मिल होगी कि कम से कम मुझे इन टॉपिक्स को तो अच्छे से करके जाना है। ठीक है, एक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें वो टॉपिक्स बताऊंगा जिसपे आपको न्यूमेरिकल ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये तो वो है जिसमें आपको डेरिवेशन तो याद होनी चाहिए, साथ में इनके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी के लिए, आगे के लिए जो भी दिमाग में कंफ्यूजन उसको दूर हटा के कम से कम सबसे पहले इन टॉपिक्स को तो अच्छे से रगड़ के रखते हैं। बाकी जो आपके चैप्टर्स रजिस्टर में लिखा रखे हैं, जो टॉपिक्स बाकी लिखा रखे हैं, उनको तो कंप्लीट करना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।